दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक आर्थिक विकास की समझ के दूसरे अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। यह इस अध्याय की तीसरी और आखिरी वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले वाली दो वीडियो में हम इस अध्याय का कुछ हिस्से का अध्ययन कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इस अध्याय के अध्ययन को अंतिम रूप देंगे। दोस्तों, यदि पहली दो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको उन्हें ढूंढने की मशक्क़त ना करनी पड़े। साथ ही दोस्तों, इस अध्याय के पूरे जो नोट्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उन सब की PDF फाइल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अतः आप उस PDF फाइल को डाउनलोड करके नोट्स को संकलित करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का अध्ययन। दोस्तों, अब तक की अपनी परिचर्चा में हम देख चुके हैं कि पिछले 3 दशकों में अर्थात 1973 से लेकर 2003 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में बहुत ही प्रगति हुई है और तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई है। लेकिन इस प्रगति के बावजूद भी हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जनसंख्या के लगभग 50% से भी ज़्यादा हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी ये एक विडंबना है कि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने के बावजूद भी भारतीय कृषि का जो GDP में योगदान है वो 1/4 अर्थात लगभग 25% के बराबर है। और इस 25% के बावजूद भी जो 50% से ज़्यादा कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार प्रदान करती है, उस पे पूरी उत्पादकता वो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। लोग अपने श्रम का योगदान नहीं दे पा रहे हैं GDP में। ऐसा मुख्य रूप से 2 कारणों से है दोस्तों कि कृषि क्षेत्र में हमें लोग कार्य करते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 परेशानियों के बेरोजगारियों के शिकार हैं। इनमें से एक है छिपी हुई बेरोजगारी और दूसरी अल्प रोजगार है। ये 2 ऐसी स्थितियां हैं जिनका शिकार भारतीय अर्थव्यवस्था में संलग्न लोग हैं, जिसके कारण कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोगों को रोजगार देने के बावजूद भी GDP में लगभग 25% या 1/4 का योगदान ही दे पाती है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प रोजगार आखिर है क्या। तो एक एक करके हम इन दोनों ही स्थितियों पर नज़र दौड़ाएंगे। पहले हम बात करते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वास्तव में कुल उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि कुछ लोगों को काम पर से हटा दिया जाए तो उनके हटने का कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी खेत में 5 लोग मिलकर 500 किलो गेहूं का उत्पादन करते हैं और उनमें से 2 व्यक्तियों को अगली बार काम से हटा दिया जाता है। सिर्फ 3 लोग मिलकर ही उस खेत में कार्य करते हैं और 3 लोग मिलकर भी 500 किलो गेहूं का ही उत्पादन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि 2 लोग छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार थे क्योंकि उत्पादन में उनके लगने का या उनके हटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार ऐसी स्थिति को हम छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग काम करते हुए दिखाई तो देते हैं परंतु वास्तव में कुल उत्पादन में उनका कोई योगदान नहीं होता है। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग दोस्तों इस तरीके की स्थिति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमें दिखाई देता है कि खेतों में जाकर सुबह से लेकर शाम तक काम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों उसमें योगदान ना भी करें, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाएं काम करने के लिए, फिर भी परिवार का जो उत्पादन है वो उतना ही होता है। ऐसी स्थिति को हम छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके बाद है अल्प रोजगार। अल्प रोजगार और छिपी हुई बेरोजगारी में बहुत थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, क्योंकि
हम अगर ये कहें कि अल्प रोजगार छिपी हुई बेरोजगारी का ही एक रूप है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हम ऐसा कह सकते हैं। सवाल आता है कि अल्प रोजगार क्या है। तो दोस्तों हम मान सकते हैं कि अल्प रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई तो देता है लेकिन कुल उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता। उदाहरण के लिए हम एक ऐसी किसान की बात करते हैं जिसका नाम लक्ष्मी है और उसके परिवार के 5 सदस्य मिलकर उनके पास जो छोटा सा भूमि का एक टुकड़ा है उससे वो कुल किसी फसल का उत्पादन करते हैं। सारे के सारे लोग परिवार के उसी भूमि के टुकड़े पर काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास वैकल्पिक रोजगार का अभाव है। अब क्योंकि किसी और स्थान पर जाकर काम करने का उनके पास अभाव है, इसीलिए परिवार के सारे सदस्य मिलकर 5 के 5 सदस्य उसी खेत पर मिलकर कृषि कार्य करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो स्पष्ट रूप से बेरोजगार है और उत्पादन की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं निभा रहा, लक्ष्मी के परिवार के सदस्य काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हम देखें वास्तव में तो उनमें से सभी के काम अपने बटे हुए होते हैं। उनका परिवार के हर सदस्य का काम बटा हुआ है। कृषि प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति बीज डालने का काम करता है, कोई सिंचाई करने का काम करता है, कोई पानी लगाने का काम करता है और कोई फसल काट कर उसके गट्ठर बनाने का काम करता है। तो इस प्रकार परिवार के प्रत्येक सदस्य के जो काम है वो बटा हुआ है। इस बटे हुए काम की कारण लोग काम करते हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में कुल उत्पादन में उनका कोई खास योगदान नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसे काम से हम कुछ लोगों को हटा दें तो कुल उत्पादन की प्रक्रिया में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी वैकल्पिक रोजगार के अभाव में वो लोग सारे के सारे भूमि के उसी टुकड़े पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति को ही हम अल्प रोजगार कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है दोस्तों कि व्यक्ति काम करता हुआ तो नजर आता है लेकिन ना तो उसकी कुल उत्पादकता का, किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो प्रोडक्टिविटी है वह श्रम जिसको लगाकर वह और अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, उसका ना तो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो पाता है और ना ही किसी व्यक्ति को अल्प रोजगार के तहत इतनी आमदनी ही हो पाती है कि वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बस ये होता है कि किसी तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी चलती है। कई बार कर्ज में डूब जाते हैं, कई बार सीमित ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो अल्प रोजगार की स्थिति में हम ये देखते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो अल्प रोजगार की स्थिति है ये सिर्फ कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था के दूसरे और तीसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि कपड़ा उद्योग की, तो कपड़ा उद्योग में सबसे पहले ये होता है कि कपास से धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़ा बुना जाता है और कपड़ा बुनने के बाद ये उन स्थानों पर पहुंचाया जाता है जहां उस कपड़े से वस्त्र बनाने का काम किया जाता है। तो कपड़ा बुनकर जो होते हैं जब तक उनके पास धागा नहीं होता तब तक वे अपना वक्त बेकार करते हैं। ऐसी स्थिति को भी हम अल्प रोजगार कह सकते हैं, क्योंकि वो समय जिसका उपयोग व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल करने के लिए कर सकता है, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए कर सकता है, धागे के इंतजार में वो व्यक्ति अपने उस वक्त को बेकार कर रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं जो अक्सर ग्रामीण इलाकों से शहरों में काम करने के लिए आते हैं, लेबर चौक पर बैठे रहते हैं। लेबर चौक पर अगर उनको कोई काम करने के लिए ले जाए तो ठीक है, वरना लेबर चौक पर बैठकर ही वो वापस आ जाते हैं। ऐसी स्थिति को भी हम अल्प रोजगार की स्थिति मान सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सप्ताह के 7 दिन या महीने के सभी दिन काम नहीं मिल पाता है। जितना काम उनको मिलता है हफ्ते में 2 दिन 4 दिन, उसी के आधार पर उन्हें अपनी ज़िंदगी चलानी पड़ती है। ऐसी स्थिति को भी हम अल्प रोजगार की स्थिति कह सकते हैं। इसके अलावा गली गली में सब इधर से उधर ठेली पर घूमकर सब्जी फल बेचने वाले लोग भी अक्सर अल्प रोजगार का शिकार होते हैं, क्योंकि इधर से उधर काम करने के बावजूद भी वो दिन में सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि बमुश्किल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं ये अल्प रोजगार की स्थिति को बयान करते हैं, जो हमें सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र में ही दिखाई नहीं देते हैं बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। अर्थात अब तक की जो हमने परिचर्चा की है उसमें हम देख चुके हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 30 वर्षों में या विगत 3 दशकों में बेहतरीन प्रगति की है और अर्थव्यवस्था के तीनों ही क्षेत्रों में विकास
को हम देख सकते हैं। लेकिन इस विकास के बावजूद भी हम पाते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या का सामना कर रहा है। अब सवाल ये है कि इसे दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि हम इनको दूर करें, क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति क्रियाशील जनसंख्या का हिस्सा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल होना चाहिए तो देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए। लेकिन लोग ऐसी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि अल्प रोजगार और छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं। तो सवाल उठता है कि हम ऐसे लोगों इस समस्या को दूर करने के लिए, छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयास हमारे देश की सरकार के कंधों पर आ जाता है कि वो करे, क्योंकि ये देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो व्यक्ति क्रियाशील जनसंख्या का हिस्सा है उनकी प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाए। और इसके लिए सरकार दो प्रकार के कार्य कर सकती है। पहला है लंबे समय के सुधार और दूसरा है तत्कालीन सुधार। तो एक एक करके देखेंगे दोस्तों हम कि लंबे समय के सुधार और तत्कालिक सुधार कौन कौन से हैं, जिसके द्वारा हम छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थितियों का सामना कर सकते हैं और लोगों को अर्थव्यवस्था में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल हो सके और देश की अर्थव्यवस्था को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम दीर्घकालिक सुधार और तत्कालीन सुधारों के बारे में। पहले हम बात करेंगे दीर्घकालिक सुधारों के बारे में। दोस्तों, दीर्घकालिक सुधार ऐसे सुधारों को कहा जाता है जो लंबे समय में अपने परिणाम दिखाते हैं, लेकिन ये परिणाम इतने कारगर होते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी और अल्प रोजगार जैसी स्थिति का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम अनेक प्रयास कर सकते हैं या देश की सरकार के द्वारा अनेक प्रयासों को किया जा सकता है जो न केवल रोजगार के अवसरों का निर्माण करते हैं, उनका सृजन करते हैं, लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों हमने देखा है कि भारत में अभी भी कृषि जो है वो एक ऐसा रोजगार है जिसमें लोग वर्षा के ऊपर निर्भर है अपनी सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अभी जिस लक्ष्मी की बात हमने की थी अल्प रोजगार के तहत, जिसके परिवार के 5 सदस्य मिलकर भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर खेती कार्य करते हैं, दरअसल उसके ऐसे अनेक परिवार हैं हिंदुस्तान में जो अपनी कृषि कार्य के लिए, सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से बारिश के पानी पर निर्भर हैं। जब बारिश होती है तभी वो लोग सिंचाई कर सकते हैं, खेतों में पानी लगा सकते हैं। हमारे देश की सरकार के लिए ये आवश्यक है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ कहीं भी कृषि वर्षा पर निर्भर है वहाँ नहरों का निर्माण किया जाए। जब नहर जैसी कार्यों को किया जाता है दोस्तों तो इससे रोजगार मिलता है लोगों को, क्योंकि नहरों को खोदना, उनको नदियों से जोड़ना, खेतों तक पहुंचाना, इसको करने के लिए लेबर की ज़रूरत होती है। और यदि सरकार इस तरीके के कार्यों को करती है तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है और इस प्रकार जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, इससे रोजगार का भी सृजन होगा और साथ ही साथ इससे कृषि क्षेत्र में जो लगी हुई जनसंख्या है वो बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि वर्षा के ऊपर, उनके जल के ऊपर उनकी निर्भरता खत्म होगी और वो लोग बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम जानते हैं कि भारत में जो लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न है, कृषि कार्य करते हैं, अक्सर उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी फसल के लिए, विभिन्न प्रकार के बीज खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए और दूसरी आवश्यकताओं के लिए ऋण लेना पड़ता है। और ये भी एक सच्चाई है कि ऋण लेने के लिए उन्हें ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अनौपचारिक स्रोतों के अंतर्गत हम जमींदारों को, महाजनों को शामिल करते हैं जो मोटी ब्याज की रकम इन लोगों को देते हैं और लंबे समय तक उस पर वो ब्याज वसूलते रहते हैं। हमारे देश की सरकार के लिए आवश्यक है कि किसानों की मदद के लिए साख स्रोतों का निर्माण किया जाए। ऐसे बैंक स्थापित किए जाए जहाँ से लोग, कृषि कार्य करने वाले लोग आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सके और अपनी कृषि की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यदि इस तरीके की संस्थाओं को बनाया जाता है तो इससे न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब दोस्तों बैंक बनाए जाएंगे तो इससे ये होगा कि निर्माण होगा, बैंकों की बिल्डिंगों का निर्माण होगा, इससे जो लेबर क्लास के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा।
बैंक बनने के बाद उसमें काम करने के लिए कर्मचारियों को भी आवश्यकता होगी, इससे भी रोजगार का सृजन होगा। तो इस प्रकार यदि हम साख जैसे संस्थाओं को स्थापित करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इससे न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा और इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा प्रयास है जिसका हम अपना सकते हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग विभिन्न प्रकार की फलों, सब्जियों और शहद आदि खाद्य सामग्रियों का उत्पादन करते हैं और उनको संग्रहित करते हैं। ये वो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं जिनका प्रसंस्करण और भंडारण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये चीज़ें शीघ्र खराब हो जाती हैं। अगर सरकार इनके भंडारण और प्रसंस्करण संस्करण करने के लिए किसानों की मदद करे और इमारतों का निर्माण करे, तो इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा किसानों को इन तमाम फसलों को, खाद्य सामग्रियों को बेचने के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है और बाज़ार बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार यदि बाज़ारों की स्थापना कर देती है ग्रामीण इलाकों के नज़दीक, तो इससे लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिल सकता है। न केवल रोजगार मिल सकता है, उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी और इससे छिपी हुई बेरोजगारी और साथ ही अल्प रोजगार जैसी स्थितियों का बड़े स्तर पर सामना किया जा सकता है। तो ये प्रयोग दोस्तों किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा एक बड़ा प्रयोग जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो हम स्कूलों की स्थापना के द्वारा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 20 करोड़ बच्चे हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनके संबंध में हम यही मानते हैं कि या तो वे घर पर रहकर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं और अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, या फिर दूसरा वे कहीं छोटे मोटे उद्योगों में, चाय की दुकानों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए आवश्यक है कि सरकार ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों का निर्माण करे। अगर सरकार विद्यालयों का निर्माण करती है तो इससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, क्योंकि जब तक विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा तब तक जो अकुशल कर्मचारी होते हैं, मजदूर, राजमिस्त्री, ठेकेदार वगैरह, उनको रोजगार प्राप्त होगा। और जब एक बार ये विद्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद शिक्षकों को और गैर शिक्षित वर्ग के लोगों को भी इन विद्यालयों की इमारतों में रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो ये कि सीमित समय में हम लोगों को अल्प समय में रोजगार प्रदान करके छिपी हुई बेरोजगारी, अल्प रोजगार जैसी स्थिति का सामना कर सकेंगे, और साथ ही भविष्य में एक हम शिक्षित वर्ग का निर्माण करेंगे जो अल्प रोजगार और छिपी हुई बेरोजगारी का बेहतर तरीके से सामना कर सकेगा। इन प्रयासों का सरकार के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रयास दीर्घकालिक है, अर्थात ये बहुत लंबा समय लेंगे अगर हम इनको उपयोग में लाते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि अल्पकाल में हम क्या कर सकते हैं, अर्थात अल्प रोजगार और छिपी हुई बेरोजगारी का सामना करने के लिए हम तत्काल क्या कदम उठा कर सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। ऐसा ही एक प्रयास सन 2005 में सरकार के द्वारा किया गया था और एक योजना बनाई गई थी जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता था। इसे शॉर्टकट में मनरेगा कहा जाता है। इस कानून के अंतर्गत सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल लोग जो परिवार हैं उनमें परिवार के सदस्यों को अकुशल रोजगार दिया जाएगा वर्ष में 100 दिन, और इसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता था। अगर रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के भीतर सरकार किसी व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहती थी तो सरकार उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती थी। तो दोस्तों इस तरह हमारे देश की सरकार ने समय समय पर मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, छिपी हुई बेरोजगारी जैसी बेरोजगारियों का सामना करने के लिए, स्थितियों का सामना करने के लिए कदम उठाए हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को माना जाता है। तो सरकार को हम मानते हैं दोस्तों कि सरकार इस बात से पूरी तरह परिचित है कि यदि कोई व्यक्ति कार्यशील जनसंख्या का अंग है और उसकी प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो सरकार के लिए यह आवश्यक है कि सरकार उसे रोजगार प्रदान करे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का वर्णन के बारे में अब हम बात करते हैं।
दोस्तों, संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, हम भली भांति जानते हैं। संगठित क्षेत्र वे होते हैं जहां लोगों को नियमित रोजगार मिलता है, कार्यालय में जाते हैं, बहुत सारी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। और असंगठित वो जिसमें लोगों के रोजगार के बारे में कोई नियमित नियम नहीं होता है। तो ऐसी दो कहानियाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, कांता की और कमल की। पहले हम ये देखते हैं और उसके बाद हम इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं इन कहानियों से, उसके बारे में बात करेंगे। पहले कांता की कहानी है। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सकीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ किया था तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब दोस्तों, कमल की कहानी है। देखते हैं कि कमल साहब के बारे में क्या बताया गया है। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे से दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने बात की संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कांता और कमल के बारे में। अब सवाल उठता है कि हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन दो कहानियों से, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में। तो दोस्तों, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में हम इन दोनों कहानियों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला है कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारी को निश्चित वेतन मिलता है, असंगठित क्षेत्र में नहीं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो लोग नियमित रूप से काम करते हैं किसी ऑफिस में, सरकारी पद पर या लिमिटेड फैक्ट्री में, तो उनको महीने के अंत में वेतन दिया जाता है। जबकि गली सब्जी बेचने वाले, दुकानों पर मजदूरों के रूप में काम करने वाले, इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। वो जितना काम करते हैं उनको प्रतिदिन के हिसाब से वेतन मिलता है। दूसरा, संगठित क्षेत्र में व्यक्ति को सवेतन अवकाश मिलता है। असंगठित क्षेत्र में व्यक्ति को उसी दिन का अवकाश मिलता है जिस दिन व्यक्ति काम करता है। तीसरा है दोस्तों कि संगठित क्षेत्र में व्यक्ति को भविष्य निधि मिलती है, असंगठित क्षेत्र में नहीं। अर्थात जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक पीएफ फंड जो उनका कटता है वो दिया जाता है, ताकि भविष्य में उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ उसी काम की मजदूरी मिलती है जो वो करता है। इसमें ना तो भविष्य के बारे में कुछ प्रावधान होता है और ना ही उसके अच्छे वेतन के बारे में कोई प्रावधान होता है। जिस दिन वो काम करेगा, जितना काम करेगा, उसे उसी दिन की मजदूरी मिलेगी और उतना ही पैसा मिलेगा। लास्ट है दोस्तों कि संगठित क्षेत्र में व्यक्ति को चिकित्सकीय तथा अन्य भत्ते मिलते हैं, असंगठित क्षेत्र में नहीं। अर्थात जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, हम जानते हैं कि यदि वो बीमार हो जाए या उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो सरकार के द्वारा उनके इलाज का खर्च उठाया जाता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में यदि व्यक्ति बीमार हो जाता है और किसी कारणवश छुट्टी उसको करनी पड़ती है तो सरकार के द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की जाती, बल्कि छुट्टी के जो पैसे होते हैं वो भी मालिक के द्वारा काट लिए जाते हैं। इस प्रकार बीमारी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दो तरह से नुकसान पहुंचाती है। एक तो यह है कि उसको बीमारी पर खर्च करना पड़ता है, दूसरा काम पर ना जाने के कारण उसकी मजदूरी भी कट जाती है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। दोस्तों, अभी हमने देखा है कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों की ज़िंदगी का कोई ठोर ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनको मालिक कभी भी उनके काम से निकाल सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को हमें संरक्षित करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये माने कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कभी भी खतरे की गाज गिर सकती है। मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति संगठित क्षेत्र के अंतर्गत नियमित वर्कर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश अगर वो फैक्ट्री बंद कर दी जाती है तो ऐसे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और फिर ऐसे लोग
नए काम तलाशने के लिए असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण के लिए हम अनेक ऐसे उदाहरण किस्सों को देख सकते हैं जिसमें बड़े लोग जो होते हैं किसी कारण बर्बाद हो जाते हैं और उसके बाद वो मोची का काम करने लगते हैं, सड़कों पर सब्जी फल बेचने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन जिस संगठित क्षेत्र में वो कार्य कर रहे थे अचानक से वह बंद हो गया है। इसीलिए दोस्तों हमारे देश की सरकार के लिए आवश्यक है कि सरकार ऐसे लोगों को जो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे, और यह सुरक्षा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। अब दोस्तों इस अध्याय का लास्ट बिंदु है स्वामित्व के आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। दोस्तों स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक के आधार पर हम उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक उद्यम उन उद्यमों को कहा जाता है जिनको संचालित करने की, प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है और सरकार ही इसको प्रबंधन के लिए जितना पैसा खर्च होता है वो अपने कंधों पर वहन करती है। दूसरा होता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का प्रबंधन आमतौर पर बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होता है और इसको प्रबंधन में सरकार कुछ योगदान देती है, लेकिन जो पूरा प्रबंधन है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर ऐसे उद्योग जो निजी उद्योग होते हैं वो लाभ कमाने के लिए स्थापित किए जाते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। तीसरा है दोस्तों मिश्रित। मिश्रित के अंतर्गत सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधन की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है, लेकिन सरकार वो प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से न करके निजी उद्योगपतियों को सौंप देती है ताकि सरकार अन्य कार्यों के ऊपर अपना ध्यान दे सके और सरकार की ओर से निजी लोग उस प्रबंधन को, उस उद्योग का, उस स्थान का प्रबंधन कर सकें। तो इस प्रकार हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का अध्ययन। इसी के साथ हम इस अध्याय को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब से जुड़े रहें मेरे साथ, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में जितने भी नोट्स हम लोगों ने देखे हैं उन नोट्स को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना ना भूलें ताकि आप आसानी से उनका अध्ययन कर सकें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और अगली वीडियो तक के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।